आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और आपके साथ हूं मैं अंजना राठौर। खबरें लगातार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति के बाद अब देश को अगला उपराष्ट्रपति भी मिल गया है। चुनावी शोर भी थम चुका है। उपराष्ट्रपति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने 725 वैध वोट में से 528 वोट पाकर ढाकर जीत दर्ज की है। विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले। एनडीए के जगदीप धनखड़ की ये जीत कई मायनों में खास है। मत फीसदी के लिहाज से देखें तो जगदीप धनखड़ को करीब 73% वोट मिले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के अतीत पर नजर डालें तो साल 1997 के चुनाव से लेकर अब तक जगदीप धनखड़ पिछले 6 चुनाव में सबसे ज्यादा अधिक वोट पाने वाले उपराष्ट्रपति बन गए हैं। सबसे अधिक वोट के साथ उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का रिकॉर्ड के.आर. नारायण के नाम दर्ज है। के.आर. नारायण को साल 1992 में के चुनाव में कुल 701 में से 700 वोट मिले थे। सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड के.आर. नारायण के नाम ही दर्ज है। जगदीप धनखड़ ने जीत के अंतर के मामले में वेंकैया नायडू को भी पीछे छोड़ दिया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ की जीत का अंतर वेंकैया नायडू की तुलना में भी करीब 2% अधिक रहा है। वेंकैया नायडू को 2017 के चुनाव में कुल 760 वैध वोट में से 67.89% वोट मिले थे। कांग्रेस के मोहम्मद हामिद अंसारी ने 2007 के उपराष्ट्रपति चुनाव में कुल 762 में से वैध वोट में से 60.51% वोट प्राप्त किए थे। वहीं जगदीप धनखड़ ने 725 वैध वोट में से 528 वोट पाकर ढाकर जीत दर्ज की है। इसके अलावा विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को 182 वोट मिले हैं, जिससे उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। भारत सरकार की ओर से सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ आज से संयुक्त किसान मोर्चा और यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसेज मैन विदेश व्यापी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में यह अभियान 7 से 14 अगस्त तक चलेगा। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के फ्रंट ने अभियान के लिए बेरोजगार युवाओं से हाथ मिलाया है। इन्होंने अग्निपथ योजना को राष्ट्रीय सुरक्षा, भारतीय सेना, बेरोजगार युवाओं और किसान परिवारों के लिए विनाशकारी करार दिया है। किसान संगठन और पूर्व सैनिकों के मोर्चे का कहना है कि अग्निपथ योजना वापस लिए जाने तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा में कई किसान संगठन शामिल हुए हैं, जिनके 1 साल से ज्यादा लंबे आंदोलन के कारण केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। वहीं यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसेज मैन ने 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 2600 दिनों तक लगातार संघर्ष किया था। अग्निपथ योजना के खिलाफ अभियान की जानकारी एक प्रेस वार्ता में दी गई है। प्रेस वार्ता में कहा गया है कि 7 से 14 अगस्त तक चयनित स्थानों पर जय जवान जय किसान सम्मेलन आयोजन कर यह अभियान चलाया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत और उनके साथियों ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए मेडल की बरसात लगातार हो रही है। 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में पूजा गहलोत ने देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता है, लेकिन पूजा अपने इसके बाद भी वो देश से माफी मांग रही हैं, क्योंकि वो अपने इस जीत से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाई हैं। पूजा भावुक हुई और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका हौसला बढ़ाया। कांस्य पदक जीतने के बाद जब पूजा गहलोत ने मीडिया से बात की, तब उन्होंने सभी से माफी मांगी। पूजा गहलोत ने कहा कि मैं हार गई, मुझे इसका दुख है। मैं देशवासियों से माफी मांगती हूँ। मुझे उम्मीद थी कि मैं यहाँ राष्ट्रगान बजवाऊंगी, लेकिन हार गई।
अभी तो ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मैं अपनी गलतियों पर काम करूंगी। वहीं पूजा का भावुक होते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर टिप्पणी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि पूजा, आपका मेडल जश्न के लिए है, माफी के लिए नहीं। आपकी जीवन यात्रा हमें प्रेरणा देती है, आपकी सफलता हमें खुश करती है। आपके जीवन में काफी महान चीजें करने को लिखी हैं, आप हमेशा यूं ही चमकती रहें। आपको बता दें कि पूजा गहलोत ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में स्कॉटलैंड की खिलाड़ी को 12-2 से मात दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के लिए कुश्ती में लगातार मेडल की बरसात हो रही है और पूजा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। भारत के लिए इन खिलाड़ियों ने अब तक मेडल जीता है। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का विषय बने हुए हैं। कोरोना से संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग चिंतित है, तो वहीं वायरस से संक्रमण में तेजी से लेकर आम लोगों में भी भय का माहौल है। देश में आज फिर से कोरोना संक्रमण के मामले 18,000 के पार हो रहे हैं। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए मामले 18,738 सामने आए हैं। इस अवधि के दौरान कोरोना से संक्रमित 40 मरीजों की कोरोना के चलते मौत हो गई। हालांकि कोरोना के मामलों में पिछले दिन की तुलना में आज मामूली कमी देखी गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 1,34,933 पहुंच गई है। इससे पहले शनिवार को देश भर में कोरोना के 19,406 नए केस मिले थे, जबकि कोरोना से संक्रमित 49 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 4.96% थी। 24 घंटे में 49 लोगों की मौत के बाद देश में कोरोना से हुई कुल मौतों की संख्या बढ़कर 5,26,689 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड के एक्टिव मामलों की संख्या 1,34,933 है। देश में अब तक 4,41,45,732 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 206.21 करोड़ टीकाकरण की खुराक दी जा चुकी है। बांग्लादेश में महंगाई से त्रस्त जनता को सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है। बीती रात पेट्रोल डीजल की कीमतों में 51.7% की बढ़ोतरी की गई है। देश के इतिहास में फ्यूल के दाम में इसे सबसे बड़ी वृद्धि बताया जा रहा है। पहले से ही महंगाई झेल रही जनता पर इस तरह दोहरी मार पड़ी है। रात 12 बजे से लागू हुई नई कीमतों के अनुसार 1 लीटर ऑक्टेन की कीमत अब 135 टका हो गई है, जो 89 टका की पिछली दर से 51.7% अधिक है। बांग्लादेश में अब 1 लीटर पेट्रोल की कीमत अब हो गई है 130 टका, यानी कि बीती रात से इसमें 44 टका या फिर 51.1% की वृद्धि हुई है। बिजली, ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्रालय ने फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर बयान जारी किया है। इसमें उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन के दाम में हुई वृद्धि के चलते ये फैसला हुआ है। कम दाम पर ईंधन बेचने की वजह से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को फरवरी से जुलाई के बीच 8,014.51 टका नुकसान हुआ है। मंत्रालय की प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल की कीमत बढ़ने से भारत समेत कई देश पहले ही ये फैसला ले चुके हैं। बांग्लादेश अपने विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के प्रयासों के बीच विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से $2 अरब की मांग कर रहा है। बांग्लादेश की 4 से 16 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था वर्षों से दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था रही है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा और खाद्य कीमतों ने इसके आयात बिल और चालू खाते के घाटे को बढ़ा दिया है। रिपोर्ट में इससे जुड़े लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सरकार ने एडीबी और विश्व बैंक को चिट्ठी लिखकर $1 अरब की मांग की है। वहीं पिछले हफ्ते ही आईएमएफ ने कहा है कि वो बांग्लादेश के कर्ज मांगने के अनुरोध को लेकर चर्चा करेगा, जिसके बाद अब आपको बता दें कि बांग्लादेश में महंगाई चरम पर हो गई है और पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मानसून की। देश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय है। उत्तर से दक्षिण भारत तक बारिश और बाढ़ से लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं। उत्तर पश्चिमी और इससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने का अनुमान है। मौसम संबंधी गतिविधियों को देखते हुए 8 अगस्त तक तटीय आंध्र प्रदेश समेत प्रदेश के कई हिस्सों में
भारी बारिश की आशंका है। तेलंगाना, कर्नाटक और केरल में बारिश की संभावना जताई जा रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को भी हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। वहीं कई इलाकों में बूंदाबांदी के बाद उमस बढ़ गई है। मौसम विभाग ने रविवार को बादल छाए रहने के साथ दिल्ली एनसीआर में हल्की और मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं सोमवार से अगले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने का भी अनुमान है, जिससे तापमान में इजाफे के साथ गर्मी बढ़ेगी। चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र झारखंड और गंगेय पश्चिम बंगाल के आसपास के हिस्सों पर बना हुआ है। चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और इससे सटे पश्चिमी मध्य बंगाल की खाड़ी पर बना हुआ है। इसके प्रभाव से 7 अगस्त को उत्तर पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र विकसित होने की उम्मीद है। एक सर्कुलेशन कर्नाटक के मध्य हिस्से पर है। इसके अलावा चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र मध्य राजस्थान पर भी बना हुआ है। आगे बढ़ते हुए बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दुष्कर्म को लेकर दिया गया एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। गहलोत ने कहा है कि निर्भया कांड के बाद दोषियों के लिए फांसी का कानून आ गया, जिसके चलते रेप के बाद हत्या की घटनाओं में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा है कि देश में दिख रहा है ये खतरनाक चलन चिंता का विषय बना हुआ है। आप भी सुनिए सीएम गहलोत का वो बयान। तनाव और हिंसा बढ़ रही है, धर्म के नाम पे हो रहा है, ये तमाम जो माहौल बन रहा है, कहीं रेप हो रहे हैं बच्चियों के साथ में। और बच्चियों में जब से कर दिया है कि भाई उसको फांसी सजा मिलेगी, निर्भया के बाद में जो कर दिया है कि आपको फांसी सजा मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हत्याएं बहुत ज़्यादा होने लग गई बच्चियों की। रेप करने वाला देखता है कि ये तो गवाह बन जाएगी अगर मेरे खिलाफ में, तो वो रेप भी करते हैं और हत्या भी कर देता है बच्चियों की। ये बहुत बड़ी चलन पूरे मुल्क में मैं देख रहा हूँ, जो रिपोर्ट आ रही है बहुत खतरनाक ट्रेंड है। वहीं सीएम गहलोत के बयान के बाद भाजपा नेताओं ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जयहिंद ने गहलोत के बयान का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा है। शहजाद ने कहा है कि गहलोत ने बलात्कारियों को नहीं, सख्त दुष्कर्म कानून को दोषी ठहराया है। उन्होंने कहा कि निर्भया के बाद कानून सख्त होने से रेप से संबंधित हत्याएं बढ़ी हैं, ऐसा पहला बयान नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि बलात्कार के ज्यादातर मामले फर्जी हैं। उनके मंत्री ने कहा मुर्दों का प्रदेश है, इसीलिए बलात्कार होते हैं, लेकिन प्रियंका जी चुप हैं। शहजाद ने आगे कहा कि महिला अत्याचार के मामले में राजस्थान अव्वल होने पर भी प्रियंका वाड्रा खामोश हैं। कई नेताओं के दुष्कर्म पर बयान देने के बाद भी वे चुप हैं, क्योंकि दंगों से लेकर बलात्कार तक राजस्थान की कानून व्यवस्था हाथ से निकल गई है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान में साल 2020 में दुष्कर्म के 5,310 केस दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, एनसीआरबी के अनुसार इससे ठीक 1 साल पहले यहां रेप के 5,957 मामले सामने आए थे। दोनों ही साल दुष्कर्म के मामलों में राजस्थान देश भर में पहले नंबर पर रहा था। एनसीआरबी के मुताबिक 2020 में बलात्कारियों से बलात्कार के मामले में 5,310 केस के साथ राजस्थान पहले नंबर पर रहा है। 16 मार्च 2022 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें से 45.4% मामलों में दोषियों को सजा दी गई है। दूसरे स्थान पर 2,769 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश रहा है, जिसमें 70.9% मामलों में सजा दी गई है। 2,339 केस के साथ तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश रहा है, जहां 33.8% मामलों में सजा दी गई है। जिसके बाद सीएम गहलोत का ये जो बयान है रेप को लेकर, वो काफी चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं बीजेपी सरकार भी लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हो रही है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।